सबसे पहले मैं आलोक जी का वेलकम करते हुए फिर उनसे ज्ञानवर्धन करते हैं। तो जो सुनियोजित कार्यक्रम है, तो मैं आलोक पटेल जी का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को शुरू करने का आग्रह करता हूँ। आलोक पटेल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का ये क्लास हम जीएमटी इंडिया के लिए समर्पित है, होम्योपैथी के लिए समर्पित है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, होम्योपैथी में एक ये नया हम तरीका जो सहगल साहब ने दिया है, वो बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिसके थ्रू बहुत सारे पेशेंट लाभान्वित हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे, है ना। क्योंकि पेशेंट जस्ट रियल बताऊं, मैं जब मैं क्लासिकल मेथड करता था या पार्टिकुलर प्रिस्क्राइबिंग करता था मैं, तो रिजल्ट वहां पे भी थे, लेकिन बहुत मेहनत लगती थी, पेशेंट को ज्यादा सफर कर जाना पड़ता था। लेकिन इस माइंड मेथड के थ्रू जस्ट हम लोग हिट करते हैं पेशेंट के सेंटर कोर को, है ना। तो जब पेशेंट को हम ऐसे समझ लेते हैं तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी राहत मिल जाती है, और जो हमारी होम्योपैथी का उद्देश्य है। अब हम जैसे कि कोई पेशेंट की तकलीफ है, जैसे कोई जॉइंट्स पेन है या कोई भी तकलीफ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यदि पर्टिकुलर से जाएंगे या क्लासिकल मेथड से जाएंगे, तो उसमें ये ढूंढते रहेंगे हम कि कब तकलीफ होती है, कब नहीं होती, मॉडलिटीज और ये बहुत सारी चीजें, और कई बार वो प्रॉपर नहीं मिलती। लेकिन माइंड मेथड के थ्रू हमने देखा है कि जस्ट आपने यदि उस पेशेंट के ब्रेन को, माइंड को समझ लिया, स्टेट ऑफ माइंड समझ लिया, करंट सिचुएशन समझ ली, जो हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम वही सीख रहे हैं एक दूसरे से, है ना। तो देखा है कि रिजल्ट आपको बहुत ही फास्ट मिलने वाला है, लेकिन आपका मेडिसिन सही होना चाहिए, है ना। तो जस्ट मैं एक सिंपल केस के थ्रू इसको शेयर कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा केस है, लेकिन इंटरेस्टिंग केस है ना। सारे केसेस इंटरेस्टिंग होते हैं यदि आप माइंड मेथड से जाते हैं, क्योंकि फिर हमको उसमें छानना क्या है, हमको उस केस में हमको देखना क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मटेरियल जब पेशेंट हमारे पास आके बोलता है तो बहुत सारी बातें हैं। अभी मैं केस शेयर करूंगा। एक पेशेंट है, तो उन्हें इतनी सारी बातें कर दी कि मैं कंफ्यूज हो गया, है ना, कि अब मुझे इसमें से निकालना क्या है। फिर जब हम केस को देखते हैं, जैसे अभी इस केस में एक बंदा है, एक लेडी पेशेंट है। तो वो एक 45 के आसपास लेडी है ना। अब उनकी बेटी का इलाज चल रहा है ल्यूकोडर्मा। तो ल्यूकोडर्मा के लिए वो पेशेंट आती है, और वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया उसका ल्यूकोडर्मा। वो केस भी हम शेयर करेंगे बाद में। तो अब वो अपनी बेटी के फॉलोअप के लिए आ रही हैं। ये करीब 3-4 महीने से रेगुलर आ रही हैं। तो अभी तक इन्हें मुझे कंसल्ट नहीं किया, ना कभी बात करी मेरे से, है ना, अपनी तकलीफ को लेके। अचानक ये अपनी फ्रेंड के साथ आई और अपनी बेटी को भी लेके आई। तो जब मैंने उनको मेडिसिन दे दी, तो ये पेशेंट बोलती हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे को मेरी गांठ में बहुत ज्यादा ज्वाइंट्स पेन, कमर दर्द, ज्वाइंट्स पेन बहुत ज्यादा होता है, तो इसका इलाज है क्या? मैंने कहा हाँ। तो इसके लिए कुछ दवा दे दीजिए, अभी मैं कम पैसे लाई हूं, तो थोड़ी सी आप दवा दे दीजिए, है ना, जिससे मेरा दर्द आराम हो जाए। तो मैंने पूछा कि अभी तक आपने क्या किया? तो पेशेंट बोलता है कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस एक पेन किलर मेडिसिन ले लेती हूँ जब भी दर्द होता है, और हंसने लगी, और ऐसे ही काम चल रहा है ना। तो और मैंने कुछ पूछने की कोशिश करी, तो फिर हंस दिया और अपने फ्रेंड की तरफ देखी। तो मुझे लगा कि ये कुछ छुपा रही है, ठीक है, और प्रॉपरली नहीं बताया उसने। लेकिन बताया उसने कि अपने लिए टाइम नहीं दे पाती हूँ, पहले आप इन लोगों करिए। हाँ, और मतलब अपनी बेटी का इलाज करवा लूं पहले मैं, फिर मैं अपना देखूंगी बाद में। और घर में सबसे छोटी हूँ, तो घर में जिम्मेदारियां बहुत है ना।
तो फैमिली को देखना पड़ता है। और मैंने कहा फिर आप काम कैसे करती हैं? तो बोला कि जब दर्द होता है तो गोली खा लेते हैं और रेस्ट कर लेते हैं तो आराम मिल जाता है और ऐसे काम चलता रहता है। और इसको यूटेराइन फाइब्रॉइड है, मल्टीपल यूटेराइन फाइब्रॉइड है उसको, पेशेंट को, है ना। तो उनने कभी सोनोग्राफी कराई थी, उसके बाद उस तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं, बस यही था। और इनको मैंने मेडिसिन दी 3 डोज। उसके बाद पेशेंट का जब वो 15 डेज बाद आई तो बोला कि अब उस दिन के बाद से तकलीफ हुई नहीं, अभी इनको कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी एलोपैथी दवाई लेने, कोई भी पेन किलर लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी करीब उनको 4-5 महीने हो गया, कोई पेन वापस नहीं आया, कोई मेडिसिन नहीं ले रही। तो ये एक छोटा सा केस है। तो ये छोटे छोटे केसेस हैं, और लेकिन यही बड़े केस हो जाते हैं। बड़े मतलब हमने पेशेंट को अपने हिसाब से सब कुछ कर दिया, और होम्योपैथी के लिए भी, और हमारी लर्निंग पर्पज से ये छोटे केस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे प्लीज। जैसे इनडिफरेंस हिमसेल्फ टू, ये पेशेंट इनडिफरेंस हिमसेल्फ टू भी है ना। अब वो उसने कह दिया कि अपने बेटे को, बच्चे को भी देखें, उसका इलाज पहले करा ले, अपना बाद में देखें। अब देखिए, सबसे पहले इस केस को देखिए आप, कि किसी बंदे को पेट में इतने बड़े बड़े ट्यूमर हैं, ठीक है, 3 साल पहले सोनोग्राफी हुई थी, और उसके बाद आज तक कोई सोनोग्राफी नहीं हुई। ठीक है, यहां से समझिए केस को। देखिए, जब भी हमारे पास कोई केस आए ना, और जब मामला समझ में ना आए, ठीक है, मामला समझ में ना आए, और उनकी जैसे कि कई बार मेरे साथ क्या होता है, जैसे कई बार लंबा केस हो जाता है, करीब पेशेंट बहुत मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला है। अभी एक केस बताऊंगा आपको, कि पेशेंट मेरे पास 1 घंटा बैठा रहा, और 1 घंटे उसका मुंह बंद नहीं हुआ, रेगुलर चलता रहा। आप उसको उसको लिक्विसिटी भी नहीं बोलेंगे, चलता रहा। ठीक है, अब जब इतना बोल जाएगा पेशेंट, तो वो जंजाल बना देता है ना, तो हमको समझ में नहीं आता पेशेंट। तब पेशेंट को एक ही उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि वो पेशेंट क्यों है। ठीक है, नंबर 1 चीज, कि वो पेशेंट है, किस तकलीफ को लेके है, उसमें वो पेशेंट क्या कर रहा है, उसको कैसे ले रहा है, जैसे उसका एडाप्टेशन, उसका कंसर्न, उसका रिएक्शन। यही है पीपीपी, प्रीडोमिनेंट, परसिस्टेंट, और एक और पी है कोई, है ना। तो वहां पे पेशेंट पकड़ में आ जाएगा। कितना भी बड़ा भीड़ क्यों ना लगा दे वो, वहां पे पेशेंट पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पेशेंट को उसकी बीमारी से जोड़िए सिर्फ, बस। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक डिस्पोजिशन अलग होता है, पेशेंट एज अ पर्सनैलिटी अलग होती है, और बीमारी में पर्सनैलिटी अलग होती है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि माइंड मेथड में मैं माइंड मेथड को मैं ऐसे नहीं सिर्फ कि मैं पढ़ा रहा हूँ और रिजल्ट लेके आ रहा हूँ, है ना। तो इस पे मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ माइंड मेथड के ऊपर, कि एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, जिसमें हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन आवाज कट रही है सर, को ही आवाज कट रही है, साफ ना आ रही है। आवाज नहीं आ रही। कर देते हैं, उसकी ऑल्टर्ड डिस्पोजिशन को हम चेंज कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के थ्रू। और दूसरा होती है माइंड मेथड प्रिस्क्राइबिंग। ओके, हाँ, तो देखिए, केस इंपॉर्टेंट नहीं होते, केस को हम कैसे भी डील कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि और हमको एक सिंपल होम्योपैथी नहीं होना, क्योंकि होम्योपैथी एक एवोल्यूशनरी सिस्टम है। यदि सहगल साहब ने ऐसा नहीं सोचा होता तो शायद ये नहीं होता। ठीक है ना, आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म ही नहीं होता। तो हमको होम्योपैथी में
आंखें कान सब खुले होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे हमने इस केस को देखा, तो इस केस में किसी को नेट्रम्यूल लग रहा है, किसी को बेलाडोना लग रहा है, किसी को कॉक्यूलस लग रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा ही लगेगा, क्योंकि जो हम भी पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो और होम्योपैथी में डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग है। जैसे मैं आपको बताऊं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, है ना, इसका जिसको भी आइडिया होगा वो समझता होगा कि उसमें हम पेशेंट को पूरा देख लेते हैं, ठीक है, उसका हेड टू टो, उसका मेंटल, उसका फिजिकल, उसका पर्टिकुलर सब कुछ निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे माइंड मेथड में हम स्टेट ऑफ माइंड से भी हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट मैनेज होगा, पेशेंट एज अ होल मैनेज नहीं होगा। मैं आपको रियल बताऊं, पेशेंट एज ए होल मैनेज नहीं होगा, ठीक है। पेशेंट की स्टेट मैनेज हो जाएगी, ठीक। जैसे इस पेशेंट के साथ अभी हमने क्या मेडिसिन दी, ठीक है। अभी आप लोग और कोई बोलेंगे कि मैं डिस्क्लोज करूं इसको? जी सर, डिस्क्लोज कीजिए। तो कई बार हमको पूछ से भी हाथी समझ में आ जाता है कि हमने पूछ पकड़ी, लेकिन वो उतना स्किल होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो हम ऐसे ही धीरे धीरे करके हम स्किल डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए इस पेशेंट में हमको, अब मैं वही बताने जा रहा हूँ, इस केस के थ्रू बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा केस है, लेकिन इस केस के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि केस का हमको माइंड मेथड में पीपीपी, तीन प्रोमिनेंट स्टेट आपको समझनी है ना। उस पे पेशेंट का डिस्पोजिशन होता है और उसी में उसका डिस्क्रेसिया भी होता है। डिस्क्रेसिया मतलब उसकी मॉर्बिड स्टेट। उस टाइम पे हमको डिस्पोजिशन को ध्यान नहीं देना है ज्यादा, ठीक है। उस टाइम पे पेशेंट का अक्यूट देखना और अक्यूट में पेशेंट की क्या स्टेट है। जैसे इस पेशेंट में बीमारी के साथ पेशेंट का क्या स्वभाव है, क्या रिएक्शन है, क्या एडॉप्टेशन है। अब पेशेंट क्या कर रहा है उसको देखिए आप, 3 साल पहले उसने सोनोग्राफी कराई थी, उसके बाद उसने कोई सोनोग्राफी नहीं कराई। इससे क्या समझ में आता है आपको? और उसको पता है कि मल्टीपल ट्यूमर है। इससे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास इस तरीके के पेशेंट को? indifferent to complaints. और डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। सर ये तो एक फ्रिबुलस, एक तो फ्रिबुलस हो सकते हैं, दूसरा इन सफरिंग हो रहे फिर भी आपको कंप्लेन नहीं कर रहे, जैसे इंडिपेंडेंट सफरिंग हो सकते हैं, इंडिपेंडेंस कंप्लेन हो सकते हैं। और आगे जैसा जैसा टैफिक्रिया करते हैं, जो आगे वो सेल्फ डिनाइल करके दूसरा को आगे बढ़ा देते हैं, महत्व देते हैं, जो आगे उन लोग को दिखाना है। और तीसरा टाइप जैसा केली ग्रुप आएगा, वो बोलेगा जे नहीं आगे हमारा बच्चा को दूसरा को प्रेफर दूं, मैं लास्ट में देखूं, वो भी उन लोग को प्रेफर देगा। राष्ट्र होगा तो फिर ज्यादा चिंतित उन लोग को होगा, फिर बोले नहीं मेरा कुछ भी होने दो, काम मैं करेगा, बच्चे लोग को आगे बड़ा करने का, मेरे को काम करने का। तो बहुत कुछ सारी आ जाएगा, लेकिन आप जब सामने से देखेंगे तो पता चलेगा एक्चुअली ये टैफिस है क्या, ना एक केली ग्रुप का है, दूसरा कुछ हुआ। बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन आए कि ये बंदा, अब देखिए सीएमओ मैडम ने कहा डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, है ना। तो देखिए अब फिर हमको इनको इन रूब्रिक को, एक डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर लग रहा है, तीसरा इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट लग रहा है, और तीसरा लग रहा है फ्रीबुलस। अब हम इन तीनों में से हम उस पेशेंट में क्या पकड़ेंगे? सबसे पहले देखिए आप उस बंदे को डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, सबसे पहले तो ट्यूमर है, ठीक है ना, फाइब्रॉइड है। तो फाइब्रॉइड है और उसको पता है, लेकिन वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा, यदि वो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, यदि वहां पर कोई डेंजर वाली बात होती है अभी, है ना, फाइब्रॉइड है, उसको बोला कि ऑपरेट करा लेना बाद में, ठीक है। तो अभी पेशेंट को ऐसे कंसोल कर दिया गया है कि अभी ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन ये बाद में ऑपरेट, क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर है, उसको ऑपरेट कराना पड़ेगा, है ना, इसीलिए। लेकिन उस बंदे को ये फिक्र नहीं है कि मुझे वापस सोनोग्राफी करानी चाहिए यहाँ पर, इसलिए डेंजर, नो सेंस ऑफ, क्योंकि अभी वहां पर खतरा है ही नहीं, है ना, उसको ऐसा एश्योर किया गया है, इसलिए वो रूब्रिक रूल आउट हो गया।
दूसरा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट संभावना क्या है ये इसके फ्रिबुलस होने की, कि 3 साल हो गया इस बंदे को, ट्यूमर है लेकिन उसके प्रति उसके कोई कंसर्न नहीं है, मतलब कितना लापरवाह इंसान है ना। तो फर्स्ट ये समझ में आता है कि इस तरीके के जो इंसान होते हैं, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, कंप्लेंट है उसको, तकलीफ है उसको, लेकिन वो कंप्लेंट नहीं कर रहा, उसको तो सोनोग्राफी में एक्सीडेंटली आ गया था, है ना, ऐसे करके मिल गया, इसलिए उसने इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट वाला भी अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पे है फ्रिबुलस, वो लेडी कितनी लापरवाह है। नंबर 1 चीज, सबसे पहले उसने पूछा कि डॉक्टर साहब इस चीज का इलाज है क्या, तो ये है लाइट डिजायर, ठीक है, सबसे पहला सिंपल। अब देखिए कंफ्यूजन मैं भी हुआ था उस टाइम पे, जैसे कि आपने कि मुझे अब ये मेडिसिन ही मेरी बदल गई थी कि जिम्मेदारी बहुत है, और क्या पहले मैं दूसरों को, तो जो सेल्फ डिनायल वाला है ना, सेल्फ डिनायल वो वॉलेंटरली होता है, और वो अपने आप को एक्चुअली में डिनाय करता है, वो अपनी फैमिली को आगे रखता है, उसमें आप उसका सेक्रीफाइस हो जाता है, लेकिन वो बंदा फ्रिबुलस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे फ्रिबुलस है वो बंदा, लापरवाह है, इसीलिए उसका जो ये कहने का है ना कि पहले दूसरे को देख लें, तो वो भी उसकी लापरवाही में ही उसका पार्ट है कि वो छुपा हुआ है, वो लापरवाह है, वो दूसरे को आगे कर रहा है वो दिखाने के लिए, वो अपनी लापरवाही छुपा रहा है, ठीक है। और हंसते हंसते उसने कुछ सारी चीजें छुपा ली, और छुपाते छुपाते उसने बताया कि मुझे ट्यूमर भी है ना, तो हाइड हिमसेल्फ डिजायर टू, यदि सीक्रेटिव होता तो कुछ नहीं बोलता। हाइड में बंदा पेशेंट क्या करता है, छुपाने की कोशिश करता, लेकिन छुपता नहीं, फिर धीरे धीरे निकल ही आता है। तीसरा रूब्रिक ये लिया था, और चौथा लिया था रेस्ट डिजायर, और सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक था इसके लिए कि ये जो बंदे होते हैं ना, कुछ पेशेंट होते हैं, मेडिसिन तकलीफ हुई तो मेडिसिन खाई, अदरवाइज उसके बाद होश ही नहीं रहता कि मुझे कोई तकलीफ है, ठीक है। तो वो सबसे पहला ही रूब्रिक था, सीकिंग अल्टरनेटिंग अनकॉन्शियसनेस। सर इसमें ठीक है। लाइट शंस नहीं आएगा ना? नहीं, लाइट डिजायर है ना इसमें, उसने पहले ही पूछा कि सर इसका इलाज हो जाएगा क्या। हाँ हाँ, ओके सर। हम्म। तो उसको बेलाडोना ही दिया था। तो बताने का ये है कि उसका देखिए, अब यदि हो सकता है रिस्पॉन्सिबल हो वो बंदा, लेकिन बीमारी में क्या है, वो बीमारी के लिए वो कितना लापरवाह है ना। तो अक्यूट, अब मैंने कई सारे ऐसे केसेस ठीक किए, जो मतलब एक ल्यूकोडर्मा का पेशेंट है, इसी की बेटी है, वो केस मैं पूरा शेयर करूंगा, बड़ा केस है। तो उस वो जो बच्चा है मेरे पास आया तो कुछ और दिख रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आया, करीब बेराइटर कार्ड जैसे लग रहा था, लेकिन मैंने उसकी अक्यूट स्टेट पूछी कि ये बीमारी में करती क्या है, वहां से मैंने मेडिसिन पकड़ी और मेडिसिन दी, तो आज उसका ल्यूकोडर्मा क्योर हो गया, है ना। तो अपने आप में ल्यूकोडर्मा इटसेल्फ वेरी डिफिकल्ट एंड रिकरेंस, इवन मेडिसिन देने के बावजूद भी वो बार बार कहीं के स्पॉट आएंगे, कहीं के स्पॉट जाएंगे, और इस पेशेंट को उसका ल्यूकोडर्मा कंप्लीटली क्योर हो गया, है ना। तो अक्यूट, आप यदि कहीं पे भी केस में फंसते हैं तो उसका अक्यूट में उसका एडॉप्टेशन रिएक्शन वो देखिए आप, वहां से मेडिसिन आप पकड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन माइंड मेथड की कुछ, अब देखिए यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग करते हैं तो उसमें ये सब चीजें, स्टेट को छोड़ दीजिए, फिर आप पेशेंट को एज अ जनरल देखिए आप, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, या जैसे कुछ बच्चों में, एक बच्चे का केस है, ठीक है, वो मेरे पास उसका वीडियो, मैं वीडियो शेयर करूंगा आपको, वीडियो में आपको कोई और मेडिसिन आएगी, लेकिन उसको घर से मुझे पता चला कि वो पेशेंट कुछ और ही है ना। तो ऐसे आपके साथ डेली आपको देखने मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के साथ, और मेडिसिन कहीं कहीं और होगी, पेशेंट कहीं और होगा, यही लिंक हमको बीच में सेटल करना है। ये सभी फिजिशियंस के साथ ऐसा होता है, इवन बड़े बड़े फिजिशियन के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो गैप है ना, हम इस गैप को फिल अप करना है, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेरी? और पलक जी, ये रेस्ट टीचर आप कैसे लिए, मतलब जब रेस्ट हम हाँ, लोग वो तभी लेते जब थक जाता है।
रेस्ट दीजिए, थोड़ा बताइए। पेशेंट क्या कहती कि काम, मैंने कहा था, पूछा था ना कि आप मैनेज कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं आप अपने काम धाम को। उन्हें बोला ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की इतनी सारी काम मुझे ही करना पड़ता है। मैंने कहा मैनेज कैसे करते हैं आप, तो वो बोलती कि आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर, आराम हो जाता है तो फिर काम पे लग जाती हूँ, ऐसा बोला था उसने। सर एंजाइटी फैमिली अबाउट में तो बेलाडोना नहीं है सर। वो मुझे भी लगा था कि मुझे ये रूब्रिक लेना चाहिए, एंजाइटी फैमिली लेना चाहिए, है ना, इंडिफरेंस हिमसेल्फ 2 लेना चाहिए। तो इसमें पूरी मेडिसिन बदल रही थी, है ना, यहाँ से कुछ और मेडिसिन आ रही थी। फिर मैंने उसके जो एक्यूट है, एक्यूट का मतलब जो उसकी तकलीफ है, तो पेशेंट को देखिए, यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो पेशेंट का डिस्पोजिशन है, पेशेंट एज अ पर्सनैलिटी है, करता हूं, वो एज अ पर्सनैलिटी है। यदि मैं अपने आप को मेडिसिन नहीं ले रहा हूं, इलाज नहीं ले रहा हूं, अपनी फैमिली को रखता हूं, तो ये मेरा डिस्पोजिशनल क्वालिटी जो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपकी एक्यूट स्टेट चेंज हो जाएगी, और उस एक्यूट स्टेट पे आप एक्यूट को ही ट्रीट कर रहे हैं, उसकी स्टेट को ट्रीट कर रहे हैं। आज इसको तकलीफ है तो आप ये कर रहे थे, कल सिर दर्द होगा तो कंसर्न कुछ और हो जाएगा उसका, उसका एडॉप्टेशन अलग हो जाएगा पेशेंट का। आपको मैं केस बताऊं, आपको मेरी मदर का केस सुनिए आप, है ना। इस केस को कुछ कंफ्यूजन, हाँ यही बता रहा था मैं, इसको पहले कंफ्यूजन क्लियर कर दूं मैं आपका। तो ये जो डिस्पोजिशन है, इसको समझिए आप कि डिस्पोजिशनल रूब्रिक आपको कम लेने हैं। यदि केस में फिट बैठ गया तो ठीक है, नहीं यदि वो 2 पोलराइजेशन में यदि केस हो रहा है आपका, तो अक्यूट को आप फोकस करिए। फीवर के टाइम पे अब पेशेंट आके जमाने भर की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब लिक्वासियस है पेशेंट, लेकिन फीवर में वो एकदम बिस्तर में पड़ा हुआ है, ठीक है, और आके बोल रहा है वो लिक्वेसिटी में है, लिक्वेसियस स्टेट पे है। लेकिन आपने पूछा कि आपको बुखार में क्या करने की इच्छा हो रही है, बस सर लगता है बिस्तर पर पड़े रहे। तो वो जो बिस्तर पर पड़े रहना, दैट इज इंपॉर्टेंट देन लिक्वासिटी, ठीक है। ओके सर। देखिए अब मैं बताऊं अपनी मदर का केस। उनको सीवियर माइग्रेन का एपिसोड, सीवियर, मतलब अब उनकी हालत समझिए आप कि मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं बता रहा हूं आपको कैसे कि जब उनको तकलीफ होती है, माइग्रेन का एपिसोड होता है, तो क्या, अभी मुझे कई दिनों बाद समझ में आया कि मुझे ये चीज पकड़नी है, ठीक है। तो पहले मैंने उनको मेडिसिन दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे, करीब 2 साल मेडिसिन पेन नहीं हुआ, ठीक है, 2 साल पेन नहीं हुआ। तो फिर वापस पेन आ गया, तो मैं माइंड मेथड पे चला गया, तो मैं इधर से मेडिसिन ढूंढ रहा हूँ। अब 2 चीजें हैं उनके साथ, एक सर्वाइकल पेन है और दूसरा माइग्रेन है, ठीक है, और तीसरा नी पेन, ये एंकल पेन के आसपास, एंकल में सूजन और दर्द होता है। तो अभी माइग्रेन का जब उनको एपिसोड होता है तो क्या करती हैं, जब दर्द होता है तो हल्का हल्का दर्द शुरू होता है, ठीक है, धीरे 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 शुरू हुआ। अब जब दर्द शुरू होता है तो वो क्या करती हैं, एकदम दर्द में सुस्त हो जाती है, एकदम बिल्कुल प्रोस्टेशन का स्टेट होता है, प्रोस्टेशन का, ठीक है, ना तो किसी से बातचीत, और एक ठंडा कपड़ा वो इधर पे अपने रख लेती हैं, गीला गीला कपड़ा इधर रख लेती है, और बस यही स्टेट रहती है उनकी, ना तो किसी से बात करना, ना कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हाँ, कोई तेल लगा दो, कोई मलहम लगा दो, कोई गीली पट्टी रख दो, बस इतना ही, यही केस है। और इनटॉलरेबल पेन, वॉमिटिंग। अब आप सुनिए, हाँ थोड़ा सा और केस, जब अभी एक्यूट को मैंने समझा तो वॉमिटिंग हो रही है उनको, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, करीब रात में 3-4 वॉमिटिंग किया, मॉर्निंग में भी उनको वॉमिटिंग हो रहा था। तो मैंने कहा कि आप ये मेडिसिन लो, पहले मुझे जो भी समझ में आया, बेलाडोना, ऐसे कर रही हैं, दर्द में कांख रही हैं, करा रही हैं, है ना, और चुपचाप लेटी हुई हैं, बिस्तर पे लुढ़क रही हैं, और उठने की मतलब जैसे किसी ने पीटा हो, ऐसी हालत है उनकी।
वीकनेस नहीं, बहुत डीपर लेवल पे उनकी जो वीकनेस होती है उसको आप समझिए। तो अभी मेडिसिन उनको मैंने ऐसी दिया, 3-4 मेडिसिन दिया। अब यही 3-4 मेडिसिन हो गई, तब क्या बोलती हैं वो, मुझे ज्यादा मेडिसिन मत दो, नुकसान करेगी। ठीक है, ये बात थोड़ी मुझे बाद में समझ में आई। फिर दूसरा चीज, मैंने कहा कि ये आपको रात से नहीं खाया तो ये कुछ खाना खा लो आप, है ना, कुछ खिलाया मैंने उनको, ये नहीं खाना, मुझे उल्टी हो जाएगी। बस केस, फिर मैंने इतने ही को मैंने रिपट्राइज किया और मेडिसिन आ गई, और गजब का रिजल्ट। और मुझे लगता है कि अब उनका माइग्रेन गया। सर सबसे फर्स्ट वाला लाइन फिर से बोलेंगे? पेशेंट का, जी सर जी, फर्स्ट वाला सुन नहीं पाई। वही है, उनको जब दर्द होता है ना तो धीरे धीरे शुरू होता है हेडेक, डल हेडेक होता है, और धीरे 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 बढ़ता चला जाता है पूरा इधर से। हाँ, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके बताती हूँ, जैसे लेके इधर तक, ये इधर, ये दर्द होता है, और जबरदस्त दर्द। और फिर वो गीला कपड़ा रख लेती हैं ऐसे, और किसी ने बताया है, वो बोलती है किसी ने बताया है तो वो झंडू बाम ले आओ, आयो वो, और जो जो भी चीज लगाने की होती है वो सब लगा के दे दो। आराम नहीं मिलता तो भी लगाए हुए हैं। उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 2-4-5% उनको रिलैक्स लगता है। सर एक तो फियर वॉमिटिंग, क्वाइट वांट टू बी, और मैग्नेटाइज एमिलियोरेट, वो जो पट्टी वट्टी रखती हैं, और भूल गई सर बताते बताते। तो अच्छा मैम, बहुत अच्छा है। फियर वॉमिटिंग में एकोनाइट और लैकेसी से, और वो हाँ मेडिसिन से उसको इंजरी हो जाएगी, फियर पॉइजन, या हाँ वो एक छूट गया था। जैसे क्वाइट वांट टू बी ये 4 ही है ना, तो आई थिंक लैकेसिस की तरफ ही जा रहा है ये केस। और किसी को? ये सर मुझे भी हायोस या लैकेसिस दोनों में एक लग रहा था। और कोई बोलेगा? देखिए, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो ही गई होगी मेडिसिन, ये लैकेसिस ही है। लेकिन देखिए, लैकेसिस दिया, दो, और इनका पेन ऐसा होता है कि यदि एक बार स्टार्ट हो गया तो वो 3 दिन चलेगा। इनका तुम कुछ भी मेडिसिन दे दो, इसको तो उतना दर्द होना ही है। ठीक है, मेरी मदर का वर्जन है, उतना उसका टाइम फिक्स है, इतना तो होना ही, तुम कोई भी मेडिसिन दे दो। तो देखिए आप, पिक्यूलियर स्टेट ऑफ लैकेसिस, ठीक है। तो मैं कई दिनों बाद समझ पाया लास्ट टाइम। अब अभी ये पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। अभी देखिए दूसरा स्टेट है ना, ये स्टेट, ये माइंड मेथड का मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, बी अ रिसर्चर, है ना, बी ओपन माइंडेड, तभी हमारे नए रास्ते खोलते हैं। और आपको रियल बताऊं तो मेरे अपने बच्चे का केस अभी तक मैंने शेयर नहीं किया, मैं किसी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, उससे आपको पूरी लर्निंग होगी। तो होम्योपैथी अभी एक एक पार्ट नहीं है, हमको जस्ट वी हैव टू गैदर ऑल पार्ट एंड मेक होल वन थिंग, है ना। तो बी होम्योपैथ, देन लेटर ऑन बी अ पर्टिकुलर प्रिस्क्राइबर। तो अभी इस केस में हमने क्या देखा कि पिक्यूलियर स्टेट ऑफ लैकेसिस, सबसे पहले तो फियर ऑफ वॉमिटिंग, मुझे मत दो नहीं तो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, एक उस पे वहां से एक पकड़ में आया। फिर मैंने धीरे धीरे जोड़ता गया, फियर पॉइजन बीइंग ऑफ, ज्यादा मेडिसिन मत दो। ठीक है, पूरी स्टेट मिल जाएगी आपको, देखो, है ना। मैग्नेटाइज्ड डिजायर, इसको मैग्नेटिज्म एमेलोरेट, पट्टी रखने से आराम थोड़ा बहुत मिल रहा है, कई बार वो कपड़ा भी बांध लेती हैं अच्छा टाइट। ठीक है, तो वो हेल्ड डिजायर टू बी, मैग्नेटिज्म डिजायर, इससे ये लगा लूं तो आराम मिल जाएगा, वो लगा लूं तो आराम मिल जाएगा, आराम मिले या ना मिले, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ पट्टे, वो मलहम लगाने से, कुछ लेप करने से उसको, पेशेंट को बेटर फील होगा, तो वो ये करता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइज डिजायर हुआ। और दूसरा मैग्नेटिज्म एमेलोरेट, उनको थोड़ा सा वो जो गीला पट्टी बांधती है ना, उससे उनको बेटर फील होता है।
अब देखिए, हेडेक प्रोस्टेशन एक वो है, मतलब वो एक रूपरेखा, शायद उसमें लैकेसिस नहीं है लेकिन प्रोस्टेशन में है ना। तो एक बड़े रूब्रिक में लैकेसिस है। लैकेसिस देने के बाद उनका 3 घंटे बाद टोटल हेड पेन खत्म हो गया और वो कहीं 400-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ठीक है। एक और बीच में एपिसोड हुआ था, तो वो एक मतलब 1-2 घंटे के अंदर ही माइल्ड एपिसोड होके चला गया, ठीक है। तो ये एक हमने काय का स्टेट देखा। सर लैकेसिस 200 या 30? 30। ये थोड़ा सा मतलब उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है पोटेंसी का। आप कोई भी पोटेंसी दीजिए, यदि आपका मेडिसिन है तो ऑलमोस्ट काम करेगा। वो कुछ केसेस में है जहां फंस जाती है, तो आप मेडिसिन कोई भी दें पोटेंसी चलेगा, ठीक है। अभी इस पे इधर पे किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलें आगे। हेलो सर। ओके। हेलो। हाँ हाँ हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी। सर मैग्नेटाइज डिजायर को थोड़ा सा एक्सप्लोर ये कीजिए एक सर। रूब्रिक है मैग्नेटाइज डिजायर, है ना। और मैग्नेटिज्म एमेलोरेट, मतलब ये समझिए आप किसी के संरक्षण में या किसी, जैसे कि पेशेंट का वर्जन ये रहेगा कि वो क्रीम लगा दो, तो वो जो क्रीम होता है ना मैग्नेट की तरह काम करता है, और उसके अंडर पे जैसे मैग्नेट होता है ना, तो एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो उस फील्ड में उसका जो कार्य क्षेत्र होता है, उस मैग्नेट, जैसे कि मैग्नेट का जो पोल होता है, ठीक ऐसे ही है यहाँ पे। यदि आपने कोई भी चीज, कोई क्रीम, कोई ऑइंटमेंट जिससे राहत मिलती है, पेशेंट को राहत मिलती है नहीं मिलती है, यदि पेशेंट कहेगा कि मुझे ये वाला क्रीम लगा दो, मेरे माथे पे लगा दो या गर्दन पे जहां पर भी दर्द हो रहा है, आयोडेक्स हो गया, है ना, कोई भी ऐसा क्रीम जो पेन किलर की तरह काम करता है और उससे पेशेंट को बेटर फील होता है, उसके अंडर उसको अच्छा फील होता है उस क्रीम की वजह से, तो वो है मैग्नेटिज्म एमेलोरेट। मतलब उसके संरक्षण में, उस क्रीम के संरक्षण में उतनी देर के लिए उसको राहत मिलती है, ठीक है। ये है मैग्नेटिज्म एमेलोरेट। और मैग्नेटाइज्ड डिजायर, अब वो उससे मैग्नेटाइज होना चाहता है, इस क्रीम के थ्रू वो बंदा मैग्नेटाइज होना चाहता है ना। मतलब उसका ये मीनिंग है कि वो उस दर्द से राहत पाना चाहता है, लेकिन मिले या ना मिले, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इससे उसको राहत मिल जाएगी, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। कई पेशेंट आएंगे आपके पास, डॉक्टर साहब अब नहीं मिलता तो क्या करूं, फिर भी मैं लगा लेती हूँ, ये वाला घुटने में क्रीम लगा लेती हूँ, है ना। तो इसको कहेंगे मैग्नेटाइज डिजायर टू बी। वो चाहता है कि ये मैग्नेटाइज हो जाए, मतलब उससे उसको राहत मिल जाए, ठीक है। लेकिन मिले या ना मिले, तो वो ना मिले तो डिजायर, उसको डिजायर है, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है, ये समझा? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट बोलता है कि हमको ये क्रीम लगाने से आराम मिलता है। वो क्रीम मैं घर पर ही रखा रहता हूँ, मेरे बाप दादे इस क्रीम को रखते रहते हैं, मेरे घर में रहता है, और हम इसी को लगाने से आराम मिलता है। तो ये तो ट्रेडिशनल में भी जा सकता है। ये दोनों हो गया, दोनों हो गया। दोनों हो गया। अब वो उसके ट्रेडिशन में हमारे बाप दादाओं से चला आया है ये क्रीम, ये पद्धति, है ना। तो ये दोनों हो गया, वो ट्रेडिशन बन गया है उसका, उसकी फैमिली दर फैमिली, चाहे तो बीमारी के फॉर्म में लें कि ये बीमारी हर साल मुझे होती है, इसी मौसम में होती है, और ये कई सालों से चली आ रही है। तो ये चली आई जाने वाली जो प्रथा है, इसको ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन कहलाता है। और जैसे हमारी मदर ने भी कहा था कि ये मेरा हेडेक 3 दिन ही चलेगा, मुझे पता है, क्योंकि ये ऐसा होता चला आ रहा है। तो वो भी उनके ट्रेडिशन में बन गया है कि ये हेडेक 3 दिन ही चलेगा, उनको ऐसा लगता है। और ये बंदा पेशेंट प्रिजुडाइज हो गया है ना। मतलब प्रिजुडाइज मतलब पूर्वानुमान लगा देता है पेशेंट।
लेकिन इस बार मेडिसिन देने के बाद 3 दिन नहीं चला, इसका मतलब वो प्रेजुडाइज तो जो था वो टूट गया उनका। ठीक है, ठीक है। अब इनका ही देखिए दूसरा केस, सेम पेशेंट, दूसरा केस, दूसरी स्टेट में आपको बोलूं। अब उनके गर्दन में दर्द है, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, गर्दन में दर्द है, तरीका वही बताने का, ये यहां से यहां तक बहुत दर्द है, ये बहुत दर्द है, ये बहुत ज्यादा दर्द है, ये बहुत ज्यादा दर्द है, ठीक है। अब मैं कहीं लंगड़ी ना हो जाऊं, हाथ नहीं उठ रहा है, कहीं मैं लंगड़ी ना हो जाऊं, कहीं मैं बिस्तर में ना रह जाऊं, ठीक है, और मैं बराबर से हाथ नहीं उठा पाती हूं, ठीक है। ऐसे ही हाथ उठता रहा तो आगे क्या होगा, ठीक है। अब आप देखिए, पेशेंट का कंसर्न बदल गया, पेशेंट का एडप्टेबिलिटी बदल गई, पेशेंट का रिएक्शन बदल गया, ठीक है। लेकिन पेशेंट देखिए रिएक्शन सेम रहेगा, ये जो रिएक्शन का मतलब कंसर्न बदल गया लेकिन रिएक्शन सेम है। रिएक्शन मतलब वही तकलीफ, वही कराहना, वही रोना पोना जो भी है, लेकिन कंसर्न बदल गया। कंसर्न उधर कुछ और था, अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, इसमें इधर मैं कहीं बड़ी जगह, वो उनका कंसर्न कुछ और था, ठीक है। लेकिन इधर कंसर्न कुछ और है, कहीं मैं बिस्तर पर ना रह जाऊं, ठीक है। तो एक ही पेशेंट, लेकिन यदि 2 अलग अलग एरिया अफेक्टेड हैं तो 2 अलग अलग मेडिसिन आ रही हैं, और इनको मेडिसिन दी गई थी। इसके लिए क्या मेडिसिन सोचेंगे आप? बस इतना ही केस है, बहुत ज्यादा दर्द है, कहीं मैं लंगड़ी ना हो जाऊं, कहीं मैं बिस्तर में आ जाऊं, बस यही सोचते रहते हैं। बेलाडोना। कैसे? और ये फियर ऑफ बराबर से हाथ उठ नहीं रहा है, आधा उठता है आधा नहीं उठता। सर फियर डिसेबल और ये आर्सेनिक की तरफ भी जा रहा है अगर बेलाडोना नहीं होगा, क्योंकि डिसेबल में जो भी मेडिसिन है तो बेलाडोना और एक आर्सेनिक है, उसके अलावा तो मेन तो इन दो में से एक है। और सिटिंग बेंट भी तो हो सकता है। कैसे? आर्सेनिक फेल हो गई थी, आर्सेनिक वो ने कह रही बोल है रही ना थी। कि मैं कहीं ऐसा हो जाए तो कहीं मैं लंगड़ी न हो जाऊं, बिस्तर पे न रह जाऊं, तो ये सिटिंग बेंट भी तो हो सकते हैं। सिटिंग बेंट का मतलब, मैं वो एंजाइटी सिटिंग बेंट है ना, एंजाइटी सिटिंग बेंट है, यहाँ पर फियर है। और सिटिंग बेंट का मतलब मैं पूरी पूरी बैठ ना जाऊं। सर इसमें पहले तो सर डिल्यूशन पोर है, क्योंकि ये पूरा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा कमी है। और फियर एरिस्टेट भी ले सकते हैं हम लोग, फियर एरिस्टेट, उसमें आर्सेनिक होते पर बेलोडोना भी हो सकते हैं। क्योंकि क्यों इन लोग डरता है, बेलोडोना सोचता है मैं बिस्तर में चला जाएगा तो फिर मेरे को कौन देखेगा, क्योंकि फियर बॉडी डिफॉर्म बॉडी, यही ऐसा रूब्रिक है। बेलोडोना में आर्सेनिक में भी है, ये वो तो सड़ जाएगा, फिर मेरा काम नहीं करेगा तो मैं बिस्तर में चले जाएगा। ये डर से हम लोग ये अभी जो है ये मेरे को ठीक करने का, बेलोडोना हो सकता है सर, आर्सेनिक नहीं तो बेलोडोना, नहीं तो रूटा में भी आ सकते हैं, वो भी डरता है बहुत। आगे सब रूब्रिक लेके करने का सर। सर मुझे और भी बढ़िया फेस पैरालाइज्ड लग रहा है, बेलाडोना ही होगा सर। बेलाडोना दिया था, आर्सेनिक भी दिया था, कोई काम नहीं हुआ। तो देखिए इनको दिया गया था रूटा, वही गोपीनाथ सर ने कहा कि देखिए ये आप लोग भी सही सोच रहे थे, पेशेंट का वर्जन ही ऐसा था, है ना। तो कई बार वर्जन के फील पे अब पेशेंट ने साफ साफ कहा कहीं मैं लंगड़ी ना हो जाऊं, तो फियर डिसेबल्ड ऑफ बीइंग बिल्कुल डायरेक्ट रूब्रिक है ना। तो
जब ये दोनों मेडिसिन फेल हो गए तो फिर मैंने इनको डिल्यूजन हाइंडर्ड लिया, है ना, हाथ को उठाने में उनको रुकावट आ रही है, पूरा अच्छे से नहीं उठ पा रहा, आधा उठ रहा आधा नहीं उठ रहा, मतलब आधा काम हो रहा है इनका, ठीक है। तो डिल्यूजन हाइंडर्ड और फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग, इसको देने के बाद उनका रूटा से काम हो। तो केस के थ्रू मुझे ये बताने का है कि माइंड मेथड के थ्रू हम स्टेट को ट्रीट कर रहे हैं, स्टेट, है ना, ठीक है। अब और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, जिससे कि आप पूरा पेशेंट एज ए होल, अब ये जरूरी नहीं, अभी मैं देख रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आपको एक केस और बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग है। अभी मुझे ये लगता है कि अभी पता नहीं उनको लेकेसिस की और जरूरत है कि नहीं, रूटा की और जरूरत है। तो यहाँ पर एक ही पेशेंट 2 मेडिसिन ले रहा है अलग अलग स्टेट के लिए, ठीक है। तो अभी हम स्टेट को डील कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग में मैंने देखा है कि दोनों चीजें एक साथ आपकी मैनेज हो जाएंगी। तो फिर आपको इसको नहीं देखना है, आपके जनरल्स को देखना है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को देखना है, उस पे आपके डिस्पोजिशनल क्वालिटी को भी देखना है ना। जैसे इस पेशेंट ने कहा तो मैं बहुत जिम्मेदारी लेती हूँ, जिम्मेदारी से काम करती हूँ, तो हमने उसको बेलाडोना देख के उसका एक्यूट ट्रीट किया। लेकिन यदि वो रिकरेंट होता है तो फिर बेलाडोना से यदि नहीं गया तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल जैसी प्रिस्क्राइबिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उस पर मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना चाहिए कि पेशेंट किस मेडिसिन में फिट बैठता है। अभी एक पेशेंट और आया, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस है। एक पेशेंट है, वो पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब वो मेरा दोस्त है और उसने मुझे बताया कि मस्से हो गए हैं, एक इधर हो गया है, एक इधर हो गया है और एक इधर हो गया है, ये इधर तीन जगह उसने बताई। तो मैंने कहा कि दवाई ले सकते हो अभी? बोला अभी आ जाऊं क्या? तो तुरंत आ गया मेरे पास, ठीक है। और उसको मैंने पूछा कि दिक्कत क्या है इससे? बोले डॉक्टर साहब 3 साल से है मस्सा, एक इधर था, ठीक है, और एक इधर भी है। तो ये पहले इधर नहीं था, ये लिप में नहीं था, इधर था, इधर लिप में नहीं था, और अब लिप में आ गया है। तो पेशेंट ने बोला कि किसी डॉक्टर के पास गया था मैं, ठीक है, अभी गया था, 3 साल बाद में गया था जब ये इधर आ गया। तो वहीं गांव के लोकल डॉक्टर को दिखाया था, तो उसने बोला कि इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब मैंने नहीं कटवाया इसलिए क्योंकि ये अभी खून वून निकलेगा और मुझे कटवाने से बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा इससे दिक्कत क्या हो रही? डॉक्टर साहब बहुत खराब लग रहा है, ये अभी इधर हुआ और फैल गया तो और बड़ा हो जाएगा तो कितना गंदा दिखेगा ये, ठीक है, और मैं कटवाना बिल्कुल नहीं चाहता इसको, अब दवाई दे दो, दवाई से ठीक हो जाएगा। और मेरी मदर तो बहुत पहले से बोल रही है कि इसका इलाज करा लो, ठीक है, लेकिन वो वापस फिर आ गया। वो इलाज नहीं कराया मैंने क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, और अब मैं वही तो मैं लापरवाही कर दी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत खराब लगता है डॉक्टर साहब। बस मेडिसिन दिया, उसके बाद 6 महीने बाद इसका कॉल आता है, ठीक है, जो कॉल आता है कि ये किसी दूसरे बंदे के लिए कॉल आता है कि डॉक्टर साहब आप क्लिनिक पे हैं। तो मैंने कहा कौन? तो बोला कि वही जिसके मस्से थे। मैंने कहा तुम्हारा क्या हुआ? बोला मेरे मस्से तो एक महीने में झड़ गए थे, है ना, तो उसके पूरे मस्से गायब हो गए 3 डोज मेडिसिन के बाद। क्या मेडिसिन लगती है आपको? बेलाडोना की पहले तो सर ये ये तो ओपीएम लग गया सर। सर मेरे को ओपीएम लग रहा है क्योंकि ये पहले कंटेंट था और माँ बोलने के बाद भी इसको उठाना बहुत तकलीफदायक है। बहुत बार बोलने के बाद ये नहीं उठ जाता है, राउजिंग डिफिकल्ट ऐसा रोगी है। और जब देख रहे हैं जो अभी एक से और एक हो गया और ज्यादा हो जाएगा तो ये भी फियर एक्स्ट्रा वैकेंट से चला गया और देखने को भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा अनप्लीजेंट सराउंडिंग वाइज ऐसा कुछ रूब्रिक है जिसमें बेलोडोना ओपीएम भी है, तो ओपीएम लग रहा है मेरे को। ठीक है, ठीक है। जाऊंगा मैं भी ओपीएम के साथ। और
सल्फर होगा सर, सल्फर हो सकता है सर। कैसे? फ्रेबुलस था, उसके बाद उसको खराब लगता है इम्ब्रास्ट फीलिंग। तो देखिए ये अब ऐसे समझिए आप इस केस को, और मैक्सिमम लोगों ने सही पकड़ लिया है उसको। और बहुत देखिए ऐसे ये मेडिसिन छूटनी नहीं चाहिए, बहुत ही कॉमन मेडिसिन, बहुत कॉमन मेडिसिन है। सबसे पहले तो उसने ऐसे करके बताया, ये बताया, ये बताया, बार बार छू भी रहा था उसको, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके छू रहा था, बार बार इधर छू रहा था, बार बार इधर छू रहा था, है ना। तो ये एक रूब्रिक है इसके लिए। आपको कौन सा रूब्रिक है? सर एक तो टच इम्पैक्ट टू टच एवरीथिंग अंटिल एवरीथिंग। सर और एक पॉइंटिंग विद फिंगर्स, सल्फर का है, सल्फर। और सर पॉइंटेड फिंगर एक वो भी रूब्रिक है। एग्जैक्टली वही रूब्रिक है ये, पॉइंटिंग फिंगर। और दूसरा था वो टच इम्पेल टू टच, बार बार छू रहा है। और उसकी एक और आदत भी है, ठीक है। उसकी आदत क्या है कि उसने एक चीज और बताई थी कि मेरे को बाल खींचने की आदत है अपनी, है ना। कभी भी मैं टेंशन में रहूं तो बाल खींचता हूँ, और या कहीं पे यदि मैं खो जाऊं तो बाल खींचता रहता हूँ, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के खींचता रहता हूँ। तो अब यदि आप वो पुलिंग हेयर में जाएंगे तो वहां पर आपकी मेडिसिन निकल जाएगी, वहां पर ओपीएम नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने पहले रूब्रिक यही लिया था, ये टच ये वाला, ठीक है। तो जेस्चर में पॉइंटिंग फिंगर विथ, उसमें दो ही मेडिसिन है, स्टोमोनियम और ओपीएम। और दूसरा पेशेंट का कंसर्न क्या है यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता, है ना। और तीसरा उसको क्या फील होती है, ये और बड़े ना हो जाए। तो देखिए ओपीएम का पेशेंट पहले वो इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में रहता। 3 साल से ये बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। एक आध है चलता है, कहीं पे भी पड़ा है चलता है, ठीक है। उसके बाद अब सीधा जब एक और आया, इधर लिप में उसके, तब उसको लगा कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, कहीं मुंह में ना हो जाए, कहीं फैल ना जाए। तो बीच की स्टेट नहीं होती, सीधा इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट से सीधा फियर एक्स्ट्रावेगेंस में जाता है ओपीएम का पेशेंट, ठीक है। अब ये बंदा क्यों आया मेरे पास, क्विक टू एक्ट, ये इधर आ गया है ना, अब इधर आ गया है। तो लिप में जब आ गया तो उस बंदे ने तुरंत मेरे पास आया, तो वो क्विक टू एक्ट मतलब उसने तुरंत डॉक्टर को दिखाने को सोचा उसने, ठीक है। और वो मेरे पास आ गया। तो क्विक टू एक्ट पहले इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में था, अभी क्विक टू एक्ट है। अब उसको खराब लग रहा है, एम्बैरेसमेंट और फियर एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है। अब अनप्लीजेंट भी ले सकते हैं। तो अब देखिए उसने वो कटने को बोला, तो फियर ऑफ इंजर्ड ऑफ बीइंग, ठीक है। तो वो घुस गया उसमें, मतलब पेशेंट उसमें भी घुसा हुआ है, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग में, है ना। पुलिंग हेयर में भी है, लेकिन दोनों में ओपीएम नहीं है, ठीक है। लेकिन ओपीएम ने उसका 3 खुराक में उसके सारे मस्से खत्म हो। तो इसी को सहगल साहब ने कहा है प्रीडोमिनेंट स्टेट। हाँ अभी 1 साल, अब देखिए आप, वो 1 साल बाद मुझे बंदा मिला है, पेशेंट मिला है 1 साल बाद, वो कहीं मिला था। तो अभी उसने बताया कि एक वर्ड्स उसको और आया है, कहीं एक छोटा सा वर्ड्स आया है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताऊं तो देखिए, मैं केस जरूर बता रहा हूं आपको कि इसमें मेरी रिसर्च भी घुसी हुई है, और मैं रिसर्च कर रहा हूं ये कि ये जो माइंड मेथड है, हम किस से किस लेवल का भी डील करते हैं, और किस लेवल का पेशेंट ठीक हो सकता है। मैं अपने बच्चे का केस बताऊंगा, वो शेयर करने वाला हूं किसी ग्रुप पर, वो थोड़ा लंबा चलेगा इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पर। उस केस में मेरे बच्चे को जो तकलीफ थी, उसको ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम था, रिकरेंट कोल्ड एंड कफ, इवन 10 दिन भी नहीं चलता था वो, और इतना जबरदस्त कफ बनता था उसको कि वॉमिटिंग कर देता था। और वॉमिटिंग करीब 3 से 4 दिन, जब खास के वॉमिटिंग में, उसका ऑडियो भी है, सुनोगे तो आप भी सोचोगे कितनी गंभीर तकलीफ में रहता था वो बच्चा। और मैंने कई तरीके की मेडिसिन अप्लाई करी,
बहुत सारे डॉक्टर से भी मैंने अप्लाई किया मेडिसिन, लेकिन जब तक उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, अभी भी मैं कह रहा हूँ माइंड इट, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं मिली, नॉट द स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड में तो डॉक्टर घूम चुके थे, उसका स्टेट किसी ने नहीं पकड़ पाया, क्योंकि ऑल्टर्ड स्टेट यदि मिलेगी तो आप एक्यूट ट्रीट कर पाएंगे माइंड मेथड के थ्रू। ऑल्टर्ड स्टेट समझिए आप, ऑल्टर्ड मतलब जैसे अभी फीवर आया और फीवर में आप डल हो गए, सुस्त हो गए, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, बिस्तर में पड़े रहो, हाथ पैर दर्द हो रहा है, दिस इज ऑल्टर्ड स्टेट। ये स्टेट आपको यदि नहीं मिलती है तो फिर आप कहां से जाएंगे? फिर आपको डिस्पोजिशनल पकड़ना पड़ेगा ना, पेशेंट को ओरिजिनल पकड़ना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में मेरा बच्चा 1.5 महीने खांसा, 1.5 महीने जबरदस्त खांसा, और इस चक्कर में मुझे इतना स्ट्रेस था कि मैं रात भर सोया नहीं। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इवन मैंने लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था, और ये इसीलिए भी मैं कह रहा हूँ कि ये आप लोग भी ऐसा ही प्रैक्टिस पर ध्यान रखिए कि देखिए हम जस्ट, मैं तो किसी भी चीज का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं होम्योपैथी का फॉलोअर हूँ, और इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें, जैसे हम मायाजम छोड़ रहे हैं, है ना, पार्टिकुलर के भी बहुत सारे ऐसे रूपरेख हैं, पार्टिकुलर से मुझे नहीं लगता कि वो माइंड मेथड से ठीक होता। एक क्रोनिक यूरिथ्रल लिस्ट्रेचर 7 बार ऑपरेट हो चुका था वो पेशेंट, ठीक है, और वो क्योर हो गया पार्टिकुलर से भी। तो होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि हम कोई पार्ट छोड़ दें, जितना हम ग्रेस्प कर सकते करें। अच्छा है, माइंड मेथड अपने आप में बहुत यूनिक है और बहुत फास्ट एक्टिंग मेथड है, लेकिन जस्ट आई एम गोइंग थ्रू लेक्यूनास ऑल्सो। लेक्यूना ये कि अभी जो मेरे बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम हुआ था, उस पे माइंड मेथड ने कोई काम नहीं किया, उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ने काम किया। हाँ, लेकिन अब देखिए, यदि माइंड की ग्लिम्सी, देखिए ग्लिम्सी एक अलग चीज है, यदि फिर आप उतने कैलिबर हैं तो आप एक ग्लिम्सी से भी पेशेंट को पूरा एक डिस्पोजिशन समझ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अभी हाँ, लेकिन वो बच्चे का केस था, आप समझिए बच्चे का केस था। वो जो बड़े के केस होते हैं उस पर कंसर्न मिल जाता है, बच्चे का क्या कंसर्न रहेगा? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं सभी को? यस सर। जी सर, जी सर। देखिए मैं थोड़ी डिफरेंट बात कर रहा हूं, ये सिर्फ सिंपल केस की बात नहीं है, होम्योपैथी की बात है। अब आप देखिए, बच्चा खेल रहा है, इतना जबरदस्त हारमोनियम बजा रहा है, ठीक है, हारमोनियम बजा रहा है बच्चा, तो उसकी करंट स्टेट तो वो हारमोनियम मतलब इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में हो गया ना, ठीक है। इवन वो मिनट में 10 बाउट खांस रहा था, 10 बाउट, आंख से आंसू निकल आते थे, और 24 घंटे खेलना। जो खेल रहा है वो पहले भी खेल रहा था, आज भी खेल रहा है, ठीक है, इतनी गंभीर स्थिति में भी खेल रहा है वो, 103 में भी खेल रहा है वो बच्चा। अब आप कौन सी मेडिसिन सोचेंगे उसको? वही लेकेसिस, बेलाडोना, पोडोफाइलम, ऐसे ही ना। हेलो। नहीं सर, स्टेट उसकी अगर सेम ही बनी हुई है डिजीज में भी, जो उसका ओवरऑल है, तो फिर सर मेडिसिन तो वो जो आप बोल रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सर ये मेरा भी क्वेरी रहा है हमेशा। मैं तो होम्योपैथी को मिक्सचर नमकीन मानती हूँ सर, कभी पर्टिकुलर से काम होता है, कभी माइंड से काम होता है, और कभी कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि सर ये मेरे भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं अपने अपने पेशेंट्स पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने सबको अवेयर किया कि देखिए हम लोग प्रैक्टिशनर सिर्फ लर्नेट और प्रैक्टिशनर नहीं, हम लोग एक बीइंग अ होम्योपैथ रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। और रियल बताऊं, ये क्लिनिक ही रिसर्च है, क्लिनिक के थ्रू हैनीमैन को अलग से, हैनीमैन कहीं से कुछ लेके नहीं आए थे, उनके पास 2 ही चीज थी, एक तो थेराप्यूटिक एजेंट था दैट इज कॉल्ड ड्रग, और दूसरा था पेशेंट। इन दोनों के बीच का जो एवोल्यूशन है दैट इज होम्योपैथी, दैट इज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड फिलोसफी, है ना। तो सर कंप्लेन कर रहा है। कोई कंप्लेन नहीं है उसकी, वो कंप्लेन हमको दिखाई दे रही है। खांसे जा रहा है बच्चा, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, खेल रहा है एकदम मस्त।
ब्रोंकाइटिस है, उसको ब्रोंकाइटिस से 1.5 महीने हो गया, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, उसको अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस डायग्नोज कर दिया था डॉक्टर ने, उसको इनहेलर लगा दिया था। मैं खुद 7 एलोपैथ एमडी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास विजिट कर चुका था। फाइनली किसी ने ये इनहेलर दिया, किसी ने वो इनहेलर दिया, और एक से बढ़कर एक, आप जानते ही तो हैं कि वो जितने भी आप एलोपैथ डॉक्टर के पास विजिट करेंगे उतने ही बड़े बड़े इसके लिए और इनहेलर, हम तो और बड़े डॉक्टर हैं तो और इनहेलर और दवाइयां, है ना, लेकिन मैंने नहीं दिया उसको।